नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो होने वाला है गोदावरी रिवर के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉइस्ट अटैक इन सुकमा के बारे में। फिर लास्ट आर्टिकल आज का हमारा होगा इफेक्ट ऑफ डस्ट ऑन मॉनसून से रिलेटेड। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है गोदावरी रिवर के बारे में। अभी देखिए क्या कंटेस्ट है, तो गोदावरी रिवर से वाटर वगैरह को रिलीज किया गया है इनटू इरिगेशन कैनाल इन ईस्ट एंड वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, और कौन से प्रोजेक्ट से रिलीज किया गया है, तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलीज किया गया है। अभी इन सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे, गोदावरी रिवर के बारे में भी जानेंगे, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी समझेंगे, और उसके साथ साथ एक और चीज को अनाउंस किया गया है वो की है कॉफर डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो जाएगा अप्रैल के मंथ में। इस बात को भी हाईलाइट किया गया है। ओके, तो तीन चार चीजें हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड, उन सारी चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले गोदावरी रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गोदावरी रिवर देखिए, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसकी लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, अगर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर की बात की जाए तो वो कौन सी होगी, वो होगी ब्रह्मपुत्र। लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए तो वो गंगा होगी। और उसके साथ साथ अगर पेनिनसुलर इंडिया, ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है इंडिया का, उस रिवर की बात की जाए तो गोदावरी रिवर जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की। ठीक है, इसी कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए इसके बाद इसका सोर्स कहां से, यानी कि कहां से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। तो एक पॉइंट है त्रिंबकेश्वर नियर नासिक, वहां से अराइज होती है। ओके, और उसके बाद कहां पर जाकर ड्रेन करती है गोदावरी रिवर, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर ये अपना आउटफ्लो करती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि ड्रेनेज बेसिन का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेन रिवर है। ठीक है, तो इस रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह कौन कौन से स्टेट वगैरह में वो फैली हुई हैं, इस पूरे एरिया को ये रिवर जो है अपने ओरिजिन से लेके एंड पॉइंट तक कितना एरिया कवर करती है, वो पूरा एरिया इसके ड्रेनेज बेसिन के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर हम गोदावरी रिवर के ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट निकल ही रही है नासिक से। उसके बाद फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुदुचेरी, इन एरियाज का में इसका ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणिता, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, इसके बाद फिर इंद्रावती, मन्नार एंड साबरी। ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें गोदावरी रिवर की, तो एक बहुत फेमस फेयर है जिसका नाम है कुंभ मेला, सभी इसके बारे में जानते हैं। 4 जगह पर ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, उसमें से एक जो प्लेस है वो है नासिक, तो नासिक में भी एक कुंभ का मेला लगता है। वो जो मेला है वो इसी रिवर के बैंक पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है, गोदावरी रिवर के ऊपर। ठीक है ना, और दूसरे कौन कौन सी प्लेस है, तो देखिए उज्जैन, उज्जैन में शिप्रा रिवर। ठीक है, फिर गंगा रिवर पर हरिद्वार में। उसके साथ साथ जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर मीट करती हैं, यानी कि प्रयाग में, वहां पर कुंभ का मेले को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गोदावरी गोदावरी रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट भी है। तो कौन कौन सी जो सेंट्रल स्टेट है गोदावरी रिवर से डिस्प्यूट में जो इन्वॉल्व है, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कर्नाटका। इन रिवर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कावेरी गोदावरी रिवर से रिलेटेड इशू चलता रहता है। ठीक है, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट गोदावरी रिवर के ऊपर बने प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, सदरमठ, अनीकट, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, गोदावरी रिवर पे है, अमंग द 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज रजिस्टर्ड ऑफ हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इंचमपल्ली, ये भी एक प्रोजेक्ट है इसके ऊपर, और ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज्ड किया गया है, यानी कि अभी एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, कहां पर बनाया जाएगा, तो देखिए
इंद्रावती रिवर जहां पर जाकर गोदावरी से मीट होती है, कौन से स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, वहां पर इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जॉइंट वेंचर है। कौन कौन से स्टेट का, तो आंध्र प्रदेश ऑब्वियस सी बात है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट मिलकर इस इंचापल्ली प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि श्रीराम सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और कहां पर सिचुएट, मल्टीपर्पज का मतलब हुआ हाइड्रेशन के लिए भी यूज किया जाएगा, इरिगेशन पर्पज के लिए भी यूज किया जाएगा, उसके साथ साथ एनर्जी वगैरह के कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन के लिए भी इस प्रोजेक्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है, तो तेलंगाना में, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहां पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ठीक है, तो मेन लोकेशन याद रख लीजिए, इसके बारे में याद रखिए, इंचमपल्ली के बारे में कि कौन कौन से स्टेट का ये जॉइंट वेंचर है। ओके, बाकी सारे प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ उनकी लोकेशन याद रखिए और कुछ भी याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पोलावरम प्रोजेक्ट है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कहां पर लोकेटेड है, तो ये ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है ना, गोदावरी रिवर पर बना हुआ है। ये भी एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये क्या करता है, इंटर बेसिन ट्रांसफर टू कृष्णा रिवर बेसिन। ठीक है, इस चीज की भी फैसिलिटी है, प्रोवाइड करता है, वाटर को मर्ज करता है दोनों ही वाटर बॉडीज को। ओके, चलिए फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस बाय द यूनियन गवर्नमेंट 2014। ठीक है, ये इसको स्टेटस दिया गया है। चलिए इसके बाद कॉफर डैम जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो देखिए कॉफर डैम क्या होते हैं, एक टेम्पररी बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी रिवर के ऊपर जाकर कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है, तो जो कंटिन्यूसली रिवर का जो फ्लो होगा वो कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए क्या किया जाता है, कॉफर डैम्स को बनाया जाता है। ये क्या करते हैं, वाटर को ये डाइवर्ज कर सकते हैं, या फिर अगर फ्लो वाटर का कम है तो कुछ दिनों तक वाटर को ये होल्ड करके भी रख सकते हैं। ओके, तो ये कॉफर डैम्स होते हैं, टेम्पररी बैरियर्स होते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं और एक बहुत ही दुखद न्यूज जो कि हमें डिस्कस करनी है वो है मॉइस्ट अटैक इन सुकमा के बारे में। ठीक है, देखिए क्या हुआ, एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। ओके, ये आर्मी कहां पर एक्टिव है, तो जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वहां पर ये आर्मी एक्टिव है और ये क्या करती है, इंसर्जेंट अटैक करती है। ठीक है, जो हमारे आर्म्ड पर्सनल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर अटैक करती है और एक तरीके से इंसर्जेंसी क्रिएट करके रखती है। ओके, ये जो अटैक हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो सुकमा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ में, वहां पर ये अटैक हुआ है और इसमें हमारे बहुत सारे जो आर्म्ड पर्सनल्स हैं उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसको फॉर्म किया गया था 2000 में। ओके, और इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रजिस्टर किया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ओके, चलिए और कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये सदर्न टिप जो एकदम सदर्न एरिया है छत्तीसगढ़ का वहां पर लोकेटेड है। ये डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से कवर है, इसी कारण ऑपरेशन वगैरह चलाने में दिक्कत होती है और टेररिस्ट वगैरह को बहुत ईजिली हाइड होने के लिए लोकेशंस मिल जाती हैं। ठीक है, अगर हम कुछ मेजर रिवर की बात करें तो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है साबरी, वो इस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। ओके, इसके बाद फिर ओवर द फ्यू डिकेड द रीजन हैज बिकम अ फॉस्टरिंग ग्राउंड फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। क्यों बन गया है, क्योंकि अगेन फॉरेस्ट वाला एरिया है तो अटैक वगैरह करना ईजी होता है उनके लिए, भागकर छुप जाना भी ईजी हो जाता है। ओके, चलिए अब हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात कर लेते हैं इंडिया में, जिसे प्रॉपरली मॉइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, मॉइस्ट मूवमेंट या फिर नक्सलाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो नक्सलाइट वर्ड है इसकी ओरिजिनिंग कहां से होती है, तो देखिए क्या होता है, एक नक्सलवारी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, एक एरिया हुआ करता था वेस्ट बंगाल में। यहां पर क्या होता है 1967 या फिर हम बोल सकते हैं अर्ली 70s या फिर लेट 60s के टाइम पर नक्सलाइट मूवमेंट का ओरिजिनेशन होता है। कैसे होता है, तो देखिए कुछ रिबेल पीपल होते हैं, ठीक है ना, जो उग्रवादी होते हैं। ओके, तो उनकी क्या डिमांड होती है, जो लोकल लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे वो डिमांड करते हैं कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्या हो, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म्स उस टाइम पे चल रहे थे और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया जा रहा था। बट जो
लैंडलॉर्ड्स थे वो डिस्ट्रीब्यूशंस को अलाउ नहीं कर रहे थे और लैंड को होल्ड कर कर रखना चाहते थे, ठीक है। तो वहीं पर ये मूवमेंट की शुरुआत होती है लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, और ये मूवमेंट जो है वो वायलेंट हो जाता है। इसमें लैंडलॉर्ड्स वगैरह को मार दिया जाता है ऑन दी स्पॉट, ठीक है। इसको लीड करने वाले, मूवमेंट को लीड करने वाले थे कानू सान्याल और जगन संथाल, ठीक है। ये दो पर्सन्स हुआ करते थे। वहां से ये मूवमेंट धीरे धीरे करके इंडिया के ज्यादातर स्टेट में स्प्रेड होता है। तो वेस्ट बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहां पर नक्सलाइट अपना स्ट्रांग होल्ड बना लेते हैं। इन्हें मॉइस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक चाइनीज पर्सन जिनका नाम था माओ सी चुंग, माफ कीजिएगा, माओ सी तुंग, उनको फॉलो करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं। तो क्या आइडियोलॉजी हुआ करती थी माओ की? तो उनकी आइडियोलॉजी थी आर्म्ड इंसर्जेंसी। अगर आपको अपना अधिकार लेना है तो हथियार उठा लो, उसके साथ साथ मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये आइडियोलॉजी पर बिलीव किया करते थे माओ, ओके। अब ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता गया? तो देखिए, कुछ ड्रैकोनियन लॉज वगैरह हम बोल सकते हैं, ऐसे लॉज जिनका गलत फायदा उठाया गया और ट्राइबल वगैरह पॉपुलेशन जो है उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया गया। उनमें से कुछ एक्ट थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसके अंडर क्या किया जा रहा था, जो ट्राइबल पीपल थी उनको टारगेट किया जा रहा था, ठीक है। खास करके उनको उनके एरिया से निकाला जा रहा था, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, और उनको फॉरेस्ट से ही रिमूव किया जा रहा था, ठीक है। बहुत ज्यादा मैसिव डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा था ट्राइबल पीपल का। तो इसके कारण उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा इजी टारगेट मिल जाते हैं माइस्ट को। कोई भी व्यक्ति गरीब है, उसके पास जॉब नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ओके, तो उसको क्या किया जाता है, उसको पैसे वगैरह दिए जाते हैं, आप हमारी आर्मी ज्वाइन करें, हम आपको मनी देंगे, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म आपको दी जाएगी, रहने के लिए अच्छा व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने को मिलेगा, ओके। ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो भी बहुत इजीली अटैच हो जाते हैं नक्सलाइट ग्रुप से। इसके बाद एक बहुत मेजर रीजन जो है वो गैप, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द इंडिया। ये चीज हम बचपन से सुनते आए हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली ये चीज आज भी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो काफी वीक है, ठीक है। इसके कारण भी प्रॉब्लम अराइज होती है। फिर नो फॉलो अप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं होता। इट इज सीन दैट इवन आफ्टर पुलिस टेक होल्ड्स ऑफ अ रीजन, एडमिनिस्ट्रेशन फेल टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज टू द पीपल ऑफ दैट रीजन, ठीक है ना। अंडर डेवलप रीजन रह जाते हैं खास करके ये एरियाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए? तो गवर्नमेंट ने एक फोर्स बनाई थी जिसका नाम हुआ करता था ग्रे हाउंड, ओके। ये काफी लीथल फोर्स हुआ करती थी, जिनको स्पेशली जो एंटी नेशनलाइज्ड या फिर एंटी इंसर्जेंट ग्रुप के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट, जहां पर नक्सल अफेक्टेड एरियाज में क्या किया जा रहा था, सिक्योरिटी पर्सन को डिप्लोड किया गया था, ठीक है। उनका डिप्लॉयमेंट वहां पर हुआ था। इसके बाद फिर मोबाइल टावर प्रोजेक्ट भी चलाया गया, ठीक है, टू इंप्रूव मोबाइल कनेक्टिविटी इन दीज एरियाज, ओके। और फिर उसके साथ साथ डेवलपमेंट वगैरह प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लेकर आया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है समाधान। अब देखिए, समाधान में हर एक वर्ड का अलग मतलब है। एस का मतलब होता है स्मार्ट लीडरशिप, एक स्मार्ट लीडरशिप ली जाए। ए का मतलब होता है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, ठीक है, ग्रेहाउंड जैसी फोर्सेस को बनाया जाए। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए का मतलब होता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस बेस को इंक्रीज किया जाए हमारे। डी का मतलब हुआ डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रिजल्ट एरियाज, ओके। फिर एच का मतलब होता है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। ए का मतलब हुआ एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एंड एन का मतलब हुआ नो एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंस को जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के थ्रू पैसा एंटर होता है इंडिया में उसको रोका जाए, ठीक है। चलिए, इसे क्या बोला जाता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन बोला जाता है। समाधान इनिशिएटिव को वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है इफेक्ट ऑफ डस्ट ऑन मॉनसून से। क्या कंटेस्ट है? देखिए, रिसेंटली कुछ स्टडी वगैरह कंडक्ट की गई है जिसमें यह पाया गया है कि जो डस्ट वगैरह होती है, जो धूल या फिर धुंध जो होती है, इससे इंपैक्ट पड़ता है हमारे मॉनसून के ऊपर, ठीक है। अब वो क्या स्ट्रेटेजीज हैं,
स्टडीज की गई हैं उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले डस्ट को जान लेते हैं कि यहां पर जो डस्ट बोला जा रहा है उसका क्या मतलब है। देखिए, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं हमारी एयर और अर्थ में, ठीक है ना, उन्हें कंसीडर किया जाता है डस्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हैवी पार्टिकल्स होंगे, लार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो वो क्या होंगे, वो अपने हैवी वेट होने के कारण सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, उनका इतना इंपैक्ट नहीं होगा हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। अगर वो पार्टिकल्स स्मॉल है, उनका वेट काफी कम है, तो वो एयर में क्या करेंगे, काफी देर तक एक्सटेंडेड रहेंगे। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स काफी फेमस हैं पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5 से। ज्यादातर डस्ट पार्टिकल को इन्हीं पार्टिकल्स के कंपेयर किया जाता है। ओके, कहां पर ये ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं, तो सिटीज वगैरह के एरिया में, कंस्ट्रक्शन साइट में, जहां पर माइनिंग वगैरह की एक्टिविटीज होती है, वहां पर ऐसे एरियाज में डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इनका इफेक्ट मॉनसून के ऊपर क्या होता है। देखिए, मॉनसून क्या है, कुछ नहीं है, ये बस विंड का मूवमेंट होता है। ओके, विंड क्या करती है, अपने साथ मॉइस्चर को लेके आती है, उसी के कारण रेनफॉल होती है। ओके, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, अब देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, मॉनसून को समझाना एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और खासकर हमें दूसरे टॉपिक को भी कवर करना होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो किसी दिन एक सेपरेट लेक्चर हम इसके ऊपर प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा अगर जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे विंड का मूवमेंट होता है। क्या होता है, जब इंटेंस हीटिंग होती है सन की, तो इंटेंस हीटिंग के कारण वहां की एयर काफी ज्यादा हीट हो जाती है, और जैसे ही वो हीट होती है वो ऊपर अपवर्ड राइज करना स्टार्ट करती है। जब एयर अपवर्ड मूवमेंट अपना करती है, तब क्या होता है, उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, वहीं दूसरी तरफ जहां पर हीट नहीं है या फिर कंपेरेटिवली इससे लो टेम्परेचर है, यहां पर रहेगा हाई प्रेशर। अब विंड का मूवमेंट क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। ओके, इसी विंड के कारण इंडिया में क्या होता है, मॉनसून आता है। इंडिया में क्या होता है, ये जो हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू है ऊपर की साइड, वो बहुत ज्यादा हीट अप होता है। ओके, हीट अप होने के कारण यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। सदर्न साइड यहां पर एक मैस्करीन हाई बेसिन बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है, जो मेडागास्कर वाला एरिया है उसके पास, और विंड मूव करती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से मॉनसून इंडिया के अंदर एंटर करता है। अब देखिए डस्ट पार्टिकल कैसे इंपैक्ट डाल सकते हैं मॉनसून के ऊपर। तो देखिए डस्ट पार्टिकल क्या कर सकते हैं ना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, एयर में रहेंगे, एयर में रहने के कारण ये क्या करेंगे, जो हीट रेज हैं उनको ट्रैप करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करके रखेंगे, और एटमॉस्फेयर में जो हमारा टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देंगे। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा। जितना ज्यादा लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा, उतनी ज्यादा जो विंड्स हैं इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और उसके कारण ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिल सकती है। ओके, अब यहां पर ना ये पॉइंट डिबेटेबल है। ओके, हो सकता है कि मॉनसून आप यहां पर ज्यादा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मॉनसून डिक्रीज हो जाए। ठीक है, बट रिसेंट जो स्टडीज की गई हैं उसमें यही पाया गया है कि डस्ट पार्टिकल के कारण इंडिया में जो मॉनसून है वो इफेक्ट डल पड़ता है उसके ऊपर और इंक्रीज होता है। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।